अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम इम्यूनाइजेशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोग्राम कब आए और इम्यूनाइजेशन में से आपको 5 MCQs आपके एग्जाम में आने वाले हैं। MP CHO का सिलेबस देखें, त्रिपुरा CHO का सिलेबस देखें तो आपको 5 क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन से आने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस स्पेशली नोटिफिकेशन आपकी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी के आएँ तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो आज की क्लास में हम मोस्टली क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी क्लासेस ऑलमोस्ट है जो डन हो गई हैं। 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आपका एग्ज़ाम है जिनका 17 अप्रैल को, इसके पहले सभी टॉपिक हैं जो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, आज जिनका भी UP B.SC मेल स्टाफ नर्स और HPSSSB स्टाफ नर्स का पेपर था, आई होप सभी का पेपर अच्छा गया हो। क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 टू इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि 2014 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कवर किया जाएगा। ऑप्शन में वंदे मातरम, मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये सभी प्रोग्राम हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2014 में प्रोग्राम आया है जिसमें 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इम्यूनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, वो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। मिशन इंद्रधनुष में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक तो इसमें कितनी वैक्सीन्स इंक्लूडेड हैं, कब लॉन्च किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में आती हैं। तो सबसे पहले जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया था कि 90% फुली इम्यूनाइज करवाना है बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है इसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। पहला आपको याद रखना है जो लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2014 को, जिसमें कहा कि 2020 तक हमें 90% इम्यूनाइजेशन अचीव करना है। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें और जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम लाए, वो 8 अक्टूबर 2017 को। यदि आपको एग्जाम में यहाँ पर कहा जाता है कि 2014 की जगह कहते हैं कि 2017 को जो प्रोग्राम लाया गया उसका नाम क्या था, तो वो था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। इसमें कहा कि जो 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनका रूटीन वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नहीं हो पाए वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। फिर आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 को आया। फिर 2.0 आया इसका। इसमें कहा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक के लिए, तब तक हमें पूरी जितनी भी डिसीज़ हैं उनको कवर अप करना है। और इसमें क्या रखा गया कि 2019 से 2020 तक, तो 2019 से 2020 तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, ब्लॉक लेवल थे, वहाँ पर इम्यूनाइजेशन करवाना है। बट लेकिन इसको और आगे एक्सटेंड किया गया 2022 तक के लिए। तो याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था 8 अक्टूबर 2017 को। फिर उस टाइम पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्हीं ने रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज के तहत इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया 2019 में। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट था ये किया था JP नड्डा ने। और एट प्रेजेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनका नाम याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इज, तो डिप्थीरिया परटिसिस टिटनस वैक्सीन है किस रूट में लगाई जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। जो DPT वैक्सीन है इसका यदि आपको रूट एग्जाम में आता है तो इसका जो
रूट है वो कौन सा है, वो इंट्रामस्कुलर रूट से। कहाँ पर, इंट्रामस्कुलर रूट से। आगे आपको बताएंगे कि कौन सी मसल्स में लगाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन कब दी जाती है? पेंटावेलेंट में टोटल 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं, DPT, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड HIV। तो यहाँ पर जो वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं हेपेटाइटिस B एंड पेंटावेलेंट में टोटल 5 वैक्सीन है। तो ये कब दी जाती हैं? ऑप्शन में 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 6, 10, 14 वीक्स या फिर 4, 8, 16 वीक में। तो पेंटा का मतलब होता है 5, तो टोटल यहाँ पर 5 वैक्सीन इंक्लूडेड हैं, DPT की तीनों वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B और HIV। तो यहाँ पर जो वैक्सीन इंक्लूडेड है तो ये दी जाती हैं 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स में। जो 3 डोज हैं यहाँ पर इसके पेंटावेलेंट के, इन तीनों में 4-4 वीक का गैप दिया जाता है। और कब दी जाती है? 6, 10, 14 वीक में। और इसी टाइम पर पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में ही रोटा वायरस वैक्सीन भी बच्चों में दी जाती है, भी आपको याद रखना है। पेंटावेलेंट है जो इंट्रामस्कुलर दी जाएगी, बट जो रोटा वायरस वैक्सीन है ओरली दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीन टर्म है किसने दिया था? लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, मैडम क्यूरी ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन टर्म किसने परफॉर्म किया था? तो ऑप्शन में है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, सबसे पहली बार यदि वैक्सीन की बात की जाए तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी। क्या? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो फर्स्ट वैक्सीन यदि आपको पूछी जाती है कि फर्स्ट एवर वैक्सीन जिसकी खोज हुई थी तो वो कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन 1798 में, 1798 में किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। यदि ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी पूछते हैं तो वो की थी डॉक्टर अल्बर्ट सेवन ने। OPV को क्या कहा जाता है? 7 वैक्सीन। हमने वैक्सीन साल 7 पढ़ी है, तो OPV को जो इनके साइंटिस्ट थे खोज की थी जिन्होंने, अल्बर्ट सेवन, इन्हीं के कारण इसको 7 वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर अल्बर्ट सेवन ने OPV की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी और ये फर्स्ट एवर पहली वैक्सीन थी, ये भी आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन G की खोज की थी। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है मैडम क्यूरी, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन्स आर कवर्ड एक्सेप्ट। तो मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन्स कवर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर डिप्थीरिया, बूफिंग कप, ट्यूबरक्लोसिस या फिर PCV, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इंद्रधनुष में पहले जो वैक्सीन कवर थी वो कितनी थी? 7 वैक्सीन थी। फिर जो एंड में मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड प्रोग्राम 2.0 आया उसमें 4 वैक्सीन और ऐड कर दी गई थी। टोटल अभी 11 वैक्सीन हो गई हैं। मिशन इंद्रधनुष में जो रेनबो जो इमेज रहती है सभी ने देखी है, तो वहाँ पर पहले 7 कलर दिखते थे जो 7 रंग रेनबो में होते हैं वही, लेकिन अब वो 11 कर दिए गए हैं इंटेंसिफाइड 2.0 के कारण। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड है वो भी देखते हैं, बट यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV। तो यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है इसमें कहा गया कि 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाना। तो पहले 7 वैक्सीन थी, जो 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के रेनबो के वही। तो यहाँ पर 7 वैक्सीन कौन सी थी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, 3 तो ये हो गई DPT में, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। फिर इसमें 4 वैक्सीन और ऐड की गई, तो रोटा वायरस, मीजल्स एंड रूबेला, इसको कंबाइंड वैक्सीन में रखा गया, MR एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और IPV वैक्सीन। तो टोटल 11 वैक्सीन। अब जो रिसेंट का जो मिशन इंद्रधनुष का लोगो आप देखेंगे तो उसमें टोटल 11 कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है इसमें टोटल 7 वैक्सीन है, पहले थी अब 4 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल 11 वैक्सीन। इनके नाम याद रखना है, इनमें आपको एक्सेप्ट करके मेनली क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो 7 हैं, डिप्थीरिया, DPT याद रखें आप, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। और जो 4 और ऐड की गई तो रोटा वायरस, MR, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड IPV। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो PHC में वैक्सीन को किस में स्टोर किया जाता है? आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन, कोल्ड रूम, कोल्ड बॉक्सेस।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है, या फिर ILR जिसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहेंगे, कहाँ पर वैक्सीन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो यहाँ पर वैक्सीन के लिए कहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन को कैसे स्टोर करेंगे, तो ये की जाती है PHC सेंटर में आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको ILR भी कहते हैं हम। फुल फॉर्म एग्जाम में आपको आ सकता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और ILR। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, कितना 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, और PSC में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर इंडिया में टेम्परेचर होता है इसका -15 to 25, कितना -15 to -25 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -15 to 25 पूछा जाता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन -20 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है, कहाँ पर, डीप फ्रीजर में। एक एवरेज टेम्परेचर यदि OPV का बताएं तो कितना -20 डिग्री में। और जो डीप फ्रीजर है जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। आपको पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में था कि PSC में कहाँ स्टोर करेंगे वैक्सीन, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछें तो डीप फ्रीजर में। इंडिया में इसका टेम्परेचर -15 to -25 तक रखा जाता है। फिर आता है WIC, वॉक इन कोल्ड रूम्स और वॉक इन कूलर्स। तो यहाँ एक जनरली जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं, फार्मेसी होती हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है जो मेंटेन करके रखा जाता है, जितना आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का होता है। फिर आता है कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर। तो ये वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। वैक्सीन को यदि हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, और जनरली सब सेंटर में यूज़ किए जाते हैं। जो आपने पोलियो वैक्सीन पिलाने वालों को देखा होगा, सब सेंटर में सभी ने देखे होंगे। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और इस सब सेंटर में जो वैक्सीन को ले जाने के लिए और रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि सब सेंटर में ना तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होगा, ना डीप फ्रीजर होगा, ना ही WIC होगा। जो होगा वहाँ पर तो कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर है जो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड है? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, या फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन इंक्लूडेड है? तो इस प्रोग्राम में जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट मदर हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कितनी वैक्सीन दी जाएंगी वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा C, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर और चिल्ड्रन है उन्हीं को बस वैक्सीन दिया जाएगा। ऑल काइंड ऑफ वैक्सीनेशन में ऐसी वैक्सीन आ जाएंगी जो गवर्नमेंट सप्लाई में भी नहीं होती, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होती हैं, तो वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि प्रेग्नेंट मदर और चिल्ड्रन में होने वाला इम्यूनाइजेशन किस में इंक्लूड होगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। पर व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन? तो रोटा वायरस वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? तो रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर किस रूट से देते हैं? तो ऑप्शन में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, या फिर ओरली। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है ओरली दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब हम DPT जो पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं 6, 10 और 14 वीक्स में, उसी ड्यूरेशन में इस वैक्सीन को भी दिया जाता है। अब इसकी जनरली इंडिया में भी 2 तरीके से सप्लाई होती है रोटा वायरस वैक्सीन की, ओरली ही दी जाने वाली। एक होती है रोटाटेक, जिसमें ओनली 3 डोज दिए जाते हैं। एक होता है 2nd मंथ में डोज दिया जाएगा, और एक होगा 4 में, और फिर होगा 6 मंथ की एज में। और जो रोटारिक्स होगा इसमें जो डोज दिए जाते हैं 2 महीने और 4 महीने की एज में ही दिए जाते हैं। एग्जाम में जनरली इंडिया में रोटाटेक है जो यूज़ किया जाता है, बट रोटारिक्स भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आपको इनकी जो फॉर्म है दोनों याद रखना, रोटाटेक और रोटारिक्स। बट यहाँ पर डोज दोनों रूट है जो दोनों का सेम ही ओरली ही दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था? 1977 में, 1978 में, 1979 में,
या फिर 1982 में। बात पूरे विश्व की हो रही है कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट हुआ था। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1977 में सोमालिया में लास्ट केस इसका रिपोर्ट किया गया था। WHO ने जो स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन है 1980 में कर दिया था। और एरेडिकेशन WHO कब करता है, जब 3 साल तक एक भी केस ना मिला हो। तो सोमालिया में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है जो मिला था। तो यहाँ पर लास्ट केस की बात करें तो 1977 में सोमालिया में मिला। पूरे विश्व में यदि पूछें वर्ल्ड एरेडिकेशन पूछे तो 1980 में, और इंडिया में लास्ट केस पूछे तो 24 मई 1975 को है जो मिला था किसका, स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस। नेक्स्ट इज द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल स्प्रे। तो कौन सी वैक्सीन है जो नेजल स्प्रे के थ्रू एडमिनिस्टर की जाएगी, रोटावायरस, OPV, मीजल्स या फिर इन्फ्लुएंजा। तो नेजल स्प्रे के थ्रू एडमिनिस्टर होने वाली वैक्सीन ओनली एक ही है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बाकी ओरल रूट से ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटावायरस दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर से पेंटावैलेंट वैक्सीन हो जाएगी, IPV वैक्सीन हो जाएगी और न्यूमोकोकल वैक्सीन हो जाएगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर की वैक्सीन दी जाती है और इंट्राडर्मल से ओनली BCG वैक्सीन बस दी जाती है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फाउंड इन टाइफॉइड इज। तो टाइफॉइड का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सा है, ऑप्शन में रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लैडर फीवर, कंटिन्यूस फीवर या फिर इंटरमिटेंट फीवर। तो टाइफॉइड का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो कौन सा है, वो स्टेप लैडर फीवर। कौन सा है, स्टेप लैडर फीवर। टाइफॉइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से। और इसका जो मोस्ट कॉमनली कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर है जो क्या है, सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको स्टेप लैडर फीवर किस में देखने को मिलेगा, टाइफॉइड में, जिसमें हाई ग्रेड फीवर रहेगा। यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी है। और यदि यहाँ पर आपको मोड पूछे कैसे है जो ट्रांसमिट होगा, तो वो कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर से। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो इनमें से लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन में BCG, मीजल्स, कोलेरा या फिर बोथ A and B मीन्स BCG एंड मीजल्स। तो यहाँ पर जो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल पूछा है तो वो BCG है, मीजल्स है, दोनों हैं। तो आंसर होगा आपका D, बोथ A and B। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स की। तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन की बात करें तो लाइव वैक्सीन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा जो कि इंट्रानेजल रूट से देंगे हम, मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस। तो ये क्या हो गई लाइव वैक्सीन। अब यहाँ पर ये चार्ट देखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, जिसमें टाइफाइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस आ जाएगा, प्लेग आ जाएगा, रेबीज आ जाएगा, साल पोलियो की जो IPV वैक्सीन है वो आ जाएगी, हेपेटाइटिस B आ जाएगा, हेपेटाइटिस A आ जाएगा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आएगा, क्यास्नूर फॉरेस्ट डिसीज भी आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर टॉक्साइड में डिप्थीरिया और टिटनस है, दोनों बस क्या है, टॉक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको, या तो लाइव वैक्सीन के या फिर टॉक्साइड्स पूछ सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन का है जो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है यहाँ पर पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो पोलियो किस रूट से ट्रांसमिट होगा, फीको ओरल, ड्रॉपलेट, सैंड फ्लाइज या फिर मॉस्क्यूटो बाइट से। तो पोलियो का जो ट्रांसमिशन रूट है वो क्या है, वो फीको ओरल रूट। और जो पैरालाइटिक पोलियो एग्जाम में आता है, पैरालाइटिक पोलियो मेनली टाइप फर्स्ट पोलियो वायरस से होता है और कॉमनली 6 महीने से लेकर 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को ये अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर रूट पूछा है तो वो फीको ओरल रूट। और यहाँ पर कितने एज ग्रुप के बच्चों को अफेक्ट करेगा, तो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक। पैरालाइटिक पोलियो का वायरस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग DPT वैक्सीन इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में DPT वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर प्रिफर्ड साइट कौन सी है, ऑप्शन में डॉर्सोग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस या फिर ग्लूटियस मीडियस। तो प्रिफर्ड साइट की बात हो रही है DPT वैक्सीन की इन्फेंट्स में, तो वो है वास्टस लैटरलिस मसल्स। कौन सी है, वास्टस लैटरलिस मसल्स।
नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी डिसीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी ट्रांसमिट। ऑप्शन में मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर जो डिसीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी बाकी सब होंगी। तो मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस ये तीनों होंगी, बट हेपेटाइटिस बी है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट नहीं होगी। यहाँ पर ये देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शस डिसीज और एयरबॉर्न डिसीज। तो ड्रॉपलेट है मीजल्स, मम्स, रूबेला ये आ जाएंगे, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस आ जाएगा, स्ट्रेप्टोफेरेंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न इन्फेक्शन में टीबी, वेरिसेला, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा आ जाएंगे। बट यहाँ पर जो राइट आंसर हमने हेपेटाइटिस बी कहा है, हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये है परक्यूटेनियस परम्यूकोसल। दैट मीन्स ये ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, ब्लड के प्रोडक्ट से भी हो सकता है, बट ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ओनली फीको ओरल रूट से होंगे, बाकी सभी हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड डेरिवेटिव के कारण होगा। हेपेटाइटिस डी है जनरली, जब हेपेटाइटिस बी या फिर सी होगा तब होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाए। तो यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के टाइम पर सबसे ज़्यादा होने के चांसेस सी के रहेंगे। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए ई फीकोरल रूट, बाकी सभी ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट, ब्लड से या फिर निडल पिक इंजरी से भी हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी है जो वैक्सीन कब दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इनकेस मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बेबी को हम एज सून एज पॉसिबल विद इन 12 आवर के हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देनी होती है। लेकिन यदि मदर हेल्दी है तो हेपेटाइटिस बी हम 24 आवर की एज तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेबी बॉर्न, एक क्वेश्चन और आपको बनता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ही लेके कि यदि बेबी का बर्थ वेट लेस देन 2 kg है तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हम वेट करेंगे जब तक बेबी का वजन 2 kg क्रॉस ना हो जाए, तब तक हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। 1 महीने 2 महीने जितने भी टाइम में बेबी का वेट 2 kg कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज A baby born at community health center for his first immunization which can be given to him। यदि कोई बेबी CHC में डिलीवर हुआ है तो पहला इम्यूनाइजेशन में कौन सी वैक्सीन देंगे? ऑप्शन में DPT, BCG, MMR या फिर टाइफॉइड। तो फर्स्ट जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड विटामिन के इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैक्सीन होगी वो होगी BCG वैक्सीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, टोटल 3 देते हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड OPV वैक्सीन। रूट होता है BCG का इंट्राडर्मल, एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.0 ml देंगे, बट यदि 4 वीक से ज़्यादा तक हो जाए 1 ईयर तक तब हम देंगे 0.1 ml। अब यहाँ पर बात जब OPV वैक्सीन की भी हो रही है तो फिर आता है वैक्सीन की कर रहे हैं तो वैक्सीन वायल मॉनिटर। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने एक इमेज दी हुई है और कौन सी वैक्सीन को VVM की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर का यूज़ किया जाता है कि वैक्सीन यूज़ करने लायक है कि डिस्कार्ड करने लायक है, और जितनी भी मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं उनको यहाँ पर VVM है जो परफॉर्म किया जाता है। और VVM के लिए वैक्सीन वायल मॉनिटर की ज़रूरत जिस वैक्सीन को सबसे ज़्यादा होती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन। याद रखना है यहाँ पर यदि आपको ये देखिए 4 पॉइंट्स दिए हैं कि इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर रिंग, दैट मीन्स वैक्सीन यूज़ करने के लायक है। इफ़ द एक्सपायरी डेट हैज़ नॉट बीन पास्ड, तब भी हम वैक्सीन को है जो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यदि इनर स्क्वायर है जो आउटर रिंग से मैच करता है तब हम वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, यूज़ नहीं करना है। और यदि इनर स्क्वायर आउटर स्क्वायर से भी ज़्यादा डार्क है तब भी हमें वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। तो वैक्सीन का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या फिर वैक्सीन यूज़ करने लायक है नहीं, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, OPV वैक्सीन है जो इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। तो यदि हमने स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया तो ये बाद में क्या बन सकता है, मलेरिया, लेप्रोसी, रूमेटिक हार्ट डिसीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन यदि जिसको लॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक फेरेंजाइटिस उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यदि हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वॉज मोटेड इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एट द ईयर। तो गोल था जो हेल्थ फॉर ऑल 2000 तक हमें कवर करना है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लिया गया था? 1966, 1978, 1968 या फिर 1970। तो गोल है जो हेल्थ फॉर ऑल जो कि 2000 AD है, जो इसको हेल्थ असेंबली में कब लिया गया था? 1978 में। कब? 1978 में। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। तो पोलियो इन्फेक्शन का जो मोड पूछा है, ऑप्शन में थ्रो द वेक्टर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट या फिर थ्रो द ब्लड। तो पोलियो स्प्रेड का जो रूट है वो क्या है? वो है फीको ओरल रूट। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में DEC, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या फिर नन ऑफ द अबव। लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? डेप्सोन। नेक्स्ट इज मंडे मॉर्निंग फीवर इज कॉमन डैमेज। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर हैं जिनके आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है। मंडे मॉर्निंग फीवर किसके लिए कहा जाता है? बायसिनोसिस, एब्स्टोसिस, बैगोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मंडे फीवर कहा जाता है बायसिनोसिस को। इसके लिए बायसिनोसिस को। नेक्स्ट है यहाँ पर अ बेबी बॉर्न एट, तो ये क्वेश्चन हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इज। कौन सा इन्फेक्शन है जो एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में होगा? प्लेग, पाइट्यूसिस, पोलियो या फिर मलेरिया। तो एनिमल से ह्यूमन में होने वाला इन्फेक्शन है यहाँ पर प्लेग। प्लेग किसके कारण होगा? जो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं जनरली, उनके थ्रू होगा। तो यहाँ पर प्लेग का जो इन्फेक्शियस एजेंट पूछे तो क्या है? एर्सीनिया पेस्टिस। एग्जाम में याद रखना है। और जो डिसीज़ एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में होती है वो किस टाइप की डिसीज़ कहलाती है? जूनोटिक डिसीज़। जूनोटिक डिसीज़ का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेग। और प्लेग का पॉजिटिव एजेंट है एर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया, जो कि स्मॉल फ्ली या फिर मैमल्स में रहेगा। ट्रांसमिट कैसे होंगे? जो कि ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा। तो एक बैक्टीरिया एर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि UTI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्लेविसेला, सिट्रोबैक्टर, इकोलाई या फिर प्रोटियस वल्गेरिस। मोस्ट कॉमन कॉज है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वो है इकोलाई। कौन है? इकोलाई नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए या फिर कोलेरा। तो हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, टाइफॉइड है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ही होंगे, बट जो ट्यूबरक्लोसिस है ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैबीज इज कॉज्ड बाय। तो स्कैबीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है? सार्कोप्टी स्कैबी। नेक्स्ट है यहाँ पर वारफेरिन टॉक्सिटी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो वारफेरिन टॉक्सिटी को हम कैसे ट्रीट है जो कर सकते हैं? प्रोटामाइन सल्फेट से, एसिटाइलसिस्टीन से, हेपेरिन से या फिर फाइनोडियोन और विटामिन के से। तो हेपेरिन और वारफेरिन दोनों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वारफेरिन का जो यदि ओवरडोज हो जाता है वारफेरिन बॉडी में तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे? तब हम विटामिन के या फिर फाइनोडियोन एडमिनिस्टर करके वारफेरिन टॉक्सिटी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी द एरेडिकेटेड डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। पूरे विश्व से कौन सी डिसीज है जो एरेडिकेट हो चुकी है? पोलियो, रेबीज, स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर पूरे विश्व की बात हो रही है कि जो कौन सी डिसीज है एरेडिकेट हो चुकी है। तो पूरे वर्ल्ड से तो अभी एट प्रेजेंट है स्मॉल पॉक्स ही एरेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्ट सेरुमेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल। तो कानों में से यदि हमें सेरुमेन वैक्स को रिमूव करना है एक्सटर्नल कैनाल से तो कौन सी बेस्ट मेथड होगी? इरिगेशन, सक्सिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ईयर कैनाल से, एक्सटर्नल ईयर कैनाल से यदि हमें सेरुमेन वैक्स को बाहर निकालना है तो बेस्ट मेथड होगी इरिगेशन। नेक्स्ट इज ऑल आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बट एक है जो क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो वो कौन सा है?
ऑप्शन में है रेनाइटिस, कोरिएजा, ब्रोंक्यूलाइटिस या फिर लैरिंजाइटिस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बट जो ब्रोंक्यूलाइटिस है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्योंकि ब्रोंकाई को अफेक्ट करेगा। रेनाइटिस, लैरिंजाइटिस और कोरिएजा, तो कोरिएजा क्या कैटरियल इन्फ्लामेशन है जो कि नोज के लिए रहेगा और स्पेशली कोल्ड और हे फीवर, जो हे फीवर है उसके कारण होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, कोरिएजा, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। रेनाइटिस, लैरिंजाइटिस और कोरिएजा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब यहाँ पर ऐड है, इसमें आपकी हेल्थ कमिटी, आपके प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है जो टॉपिक आपके क्लासेस में आपके 17 अप्रैल के पेपर के पहले कवर हो जाएं। क्वेश्चन है यहाँ पर, चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, तो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन में श्रीवास्तव, सर जोसेफ भोर, मुदलियार या फिर नन ऑफ द अबव। तो हेल्थ सर्वे एंड जो प्लानिंग कमेटी है इसके चेयरमैन कौन है? तो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर ए.एल. मुदलियार। कौन है? डॉक्टर ए.एल. मुदलियार, जो कि 1962 में बनाई गई थी। और जो यहाँ पर जोसेफ भोर हैं, ये हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। किसके, जो भोर कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सर जोसेफ भोर। बट जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है इसके चेयरमैन कौन है? ए.एल. मुदलियार, 1962 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वाज द माँ प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो माँ प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो माँ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 5 अगस्त 2016, 10 अगस्त 2017, 5 अगस्त 2018 या फिर 5 जुलाई 2016। तो माँ प्रोग्राम है जो लाया गया था ब्रेस्ट फीडिंग को अवेयरनेस फैलाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2016 को, जिसमें इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, प्रमोशन करना है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। माँ प्रोग्राम लाया गया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे बेबी को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से बचा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तो ये प्रोग्राम लाया गया था माँ प्रोग्राम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। एग्जाम में आ सकता है कि ये किसके लिए लाया गया था? तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट इज, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इनिशिएट द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1962 से 1963 में, तो पहला स्टेट कौन सा था जिसने इनिशिएट लिया था? ऑप्शन में असम, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो कि 1962 से 1963 में आया था, तो पहला इनिशिएटिव लेने वाला स्टेट था इंडिया का तमिलनाडु। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, मिड डे मील स्कीम पूछे तो 1995, मिड डे मील प्रोग्राम पूछे तो 1962 से 1963 में आया था, बट मिड डे मील स्कीम पूछे तो 1995 में। और जो यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम है इसके तहत जो पहली से लेके 5वीं तक, फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक कितनी कैलोरी दी जाएगी और 6 to 8 क्लास तक कितनी कैलोरी दी जाएगी। तो प्रोटीन पूछा जाता है यदि, तो प्राइमरी में 12 ग्राम, और जो अपर प्राइमरी है 8 साल तक की एज ग्रुप के, तो उनमें 20 ग्राम। यहाँ पर आपको कैलोरीज टोटल पूछते हैं तो 450 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत योजना लॉन्च। तो आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट इज, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1962 में, 1965 में, 1992 में या फिर 1972 में। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था 1952 में। यदि नेशनल फैमिली प्रोग्राम पूछें तो 1952 में, और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछें तो 1977 में, और मिशन परिवार विकास पूछें तो 2016 में। ये डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको यदि एग्जाम में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछे 1952, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977, मिशन परिवार विकास पूछें तो 2016 में लाया गया था इस प्रोग्राम को, जिसके तहत जो 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे उनको टारगेट किया गया था। जो स्टेट थे इनमें बिहार, यूपी, एमपी, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। तो यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट के लिए
कि फैमिली प्लानिंग की कौन सी मेथड्स अपना के हम फैमिली के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाई जाएँ। तो क्या था, मिशन परिवार विकास, पॉपुलेशन को कम करने के लिए लाया गया था। तो इसका गोल था कि जो इंडिया की ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है इसको हमें 2.1 तक लेके आना है 2025 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो रोटा वायरस वैक्सीन अभी मैंने आपको बताया कि ओरली दी जाती है 6, 10 एंड 14 वीक्स में जब पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं तब। तो ये किस जो यहाँ पर लॉन्च कब की गई थी, 26 मार्च 2016 को। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च। तो सबको पता है 2005 में NHM है जो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च इन विच ईयर। याद रखें, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम पूछे तो 1953। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, एंटी मलेरिया प्रोग्राम 1953, मलेरिया एरेडिकेटेड प्रोग्राम पूछे तो 1958। और एम क्या था कि टू इरेडिकेट द मलेरिया वंस फॉर ऑल फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1995 में। कब आया था, 1995 में। 1985 में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था उसी के तहत इस प्रोग्राम को लाया गया था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 1970 में, जिसमें एम क्या रखा गया था, टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें सिंगल डोज विटामिन ए रखा गया था एवरी 6 मंथ में। जिन बच्चों की एज 1 साल से ज़्यादा हो जाए उनको 2 लाख आयु है जो सिंगल डोज है विटामिन ए का दिया जाएगा 1 साल से लेकर 12 महीने तक की एज ग्रुप को। यहाँ पर आपको एग्जाम में मेन पॉइंट आता है, वो डेट तो याद रखनी है कि 1977 में लाया गया था ये, ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए, विटामिन ए के कारण जो भी ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर इसका डोज जनरली एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट डोज दिया जाता है 1 ml और 1 लाख यूनिट है, याद रखना है 1 ml या फिर 1 लाख आयु ओरली दिया जाता है। और ये 9 महीने की जब बच्चे की एज कंप्लीट हो जाए तो विथ मीजल्स के, जो मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ में दी जाती है उसके साथ। सेकेंड डोज 18 महीने में दिया जाता है 2 ml। थर्ड डोज होता है जो कि 9th डोज भी कहलाएगा, जो कि हर 6 महीने में दिया जाएगा, हर 6 महीने में 5 साल तक की एज तक इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं, यूनिवर्सल पूछें तो कब मनाते हैं हम, 14 नवंबर। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछें तब आपको कहना है 20 नवंबर। और यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे कहें तब कहना है 14 नवंबर। ये 2 चीज़ें बहुत ही फोकसली आपको याद रखना है कि यदि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो 20 नवंबर को, और यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे जो कि ओनली इंडिया के लिए वैसे तो कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ICDS स्कीम लॉन्च इन विच ईयर। तो ये सबको पता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो कि 1975 में लॉन्च की गई थी। इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप और क्या सर्विसेज दी जाती हैं वो आपको याद रखना है। तो बेनिफिशियर्स कौन थे इसके, बच्चे जिनकी एज 0 to 6 ईयर्स तक हो, और जो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट मदर्स थी उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ICDS प्रोग्राम है जो आपको इसकी मेन चीज़ें याद रखनी, बेनिफिशियर्स ग्रुप, दूसरा है इसमें आपको कब लॉन्च किया गया, तीसरी है सर्विसेज। तो सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन। अब इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप में कौन कौन रहेंगे, तो बेनिफिशियर्स ग्रुप में बच्चे जिनकी एज 0 to 6 ईयर्स हो, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, वुमेन जो 15 से 44 साल तक की एज ग्रुप की हो, और जो एडोलेसेंट जो गर्ल्स हो 18 साल तक की एज ग्रुप की, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेट करती हुई हैं। तो बेसिकली जो 4 ग्रुप हैं, 0 to 6 ईयर के बच्चे, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर, 15 से 44 साल की वुमेन, और एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि 18 साल तक की। अब यहाँ पर इसकी टीम यदि एग्जाम में आती है कि इनमें कौन कौन काम करता है, तो वो है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, सुपरवाइज़र, CDPO,
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। और इसके अलावा इसमें ANM आशा वर्कर भी ICDS प्रोग्राम के तहत ही आती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आशा वर्कर हैं किस प्रोग्राम के तहत आती हैं, तो ICDS स्कीम के तहत ही इनको लाया गया था। नेक्स्ट RCH फेज 1 लॉन्च इन विच ईयर। तो RCH की जो पहली फेज आई थी 15 अक्टूबर 1997 को, दूसरी फेज आई थी 1 अप्रैल 2005 को। याद रखना है आपको कि फर्स्ट फेज आई थी 15 अक्टूबर 1997 को, सेकेंड फेज आई थी 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट इज बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लाया गया था प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनकी एज 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के हों उनके लिए 1970 में। यदि बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में कैलोरी की बात करें तो 300 किलो कैलोरीज और 10 ग्राम प्रोटीन है जो प्री स्कूल बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाना था। और ये फेज है जो ICDS प्रोग्राम के पहले इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव शुड बी। तो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर रखा जाता है। ऑटोक्लेव से आपको ड्यूरेशन क्या चीज़ें हैं जो स्टरलाइज हो सकती हैं। तो मेनली क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है कि किस स्टरलाइजेशन मेथड से हम इवन स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। तो ओनली ऑटोक्लेव मेथड ही है। और इसी मेथड में जो टेम्परेचर पूछा है तो 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है 20 to 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अकर्स व्हेन CD4 T सेल्स काउंट फॉल्स बिलो द। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो HIV के पेशेंट में, तो CD4 T सेल्स काउंट कितना तक हो जाएगा, 400 CUMM, 200 CUMM, 700 CUMM या फिर नन ऑफ द अबव। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन में CD4 T सेल्स काउंट हो जाता है लेस देन 200 CUMM तक। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। तो नेग्री बॉडीज किस कंडीशन में देखने को मिलेंगी, TB, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और जिनका भी आज का पेपर हो गया हो वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर सेंड कर सकते हैं। HPSSC का पेपर था आज और UP PSC मेल स्टाफ नर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।